हेलो बच्चा बाड़ी, वेलकम बैक। कैसे एकदम झक्कास। तो पढ़ाई मस्त चल रही है, इसी तरह से मचाते रहना, क्योंकि जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक अपने को लगे रहना है। ठीक है, अपनी पूरी तरीके से देना है। राइट, अपना मेहनत 100% होना चाहिए। रिजल्ट फिर बात की बात है। राइट, अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। राइट, तो इसमें अब वीडियो में अपन जो है जेई मेन स्पेसिफिक जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट है, उसका रिवीजन कर रहे हैं। राइट, उसका रिवीजन कर इसमें अपन देखने वाले हैं कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, एटम से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जो जितने फॉर्मूले हैं, राइट, जितना कॉन्सेप्ट है, सबको अपन वन बाय वन देखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए इसको स्टार्ट किया जाए। राइट, तो रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट था, उससे इंपॉर्टेंट बातें पता चली थी कि जो एटम्स है, एटम्स का ऑलमोस्ट सारा सेक्शन क्या है, पूरा पूरा एटम्स एम्प्टी है। राइट, लेकिन बीच में एक जो है ना सेंटर है, उस सेंटर पे जैसे अल्फा पार्टिकल जाता है तो उस रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है 180 डिग्री पे। राइट, उस जो स्मॉल एरिया है, राइट, इन द सेंटर ऑफ द एटम्स, उसको क्या बोला गया है? उसको न्यूक्लियस बोला गया। राइट, उसको न्यूक्लियस बोला गया है ना। और इसको इस तरह से भी कंपेयर किया गया कि जैसे कि सन के चारों तरफ प्लैनेट मूव करते हैं, उसी तरह से न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या मूव करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। ठीक है, तो यही रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे मैं पॉइंट लिखा हूँ, ऑलमोस्ट एंटायर मास ऑफ एन एटम कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ एटम्स कॉल्ड न्यूक्लियस। राइट, उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, है ना। ठीक है, अब उसके बाद क्योंकि उसके मॉडल में कुछ ड्रॉबैक्स थे, तो फिर जाके जो बोर्ड साहब आए थे, बोर्ड साहब ने फिर जाके उसके ड्रॉबैक्स पे काम किया। राइट, ड्रॉबैक्स पे काम किया। राइट, उसमें ड्रॉबैक्स ये था कि जो मैक्सवेल्स का जो ईएम रेडिएशंस होता है, वो मैक्सवेल ऐसा बोलते हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर कोई मूव करता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता है। तो अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो वो चार्ज पार्टिकल है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट करेगा। एमिट करने के बाद क्या हो जाएंगे, एक टाइम आएगा उसके बाद सारा एनर्जी खत्म हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स किसमें कोलैप्स कर ये आ जाएंगे, न्यूक्लियस में गिर जाएंगे और एटम्स क्या हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएगा। राइट, फिर उसी चीज को जो है ना बोर्ड साहब ने कंक्लूड किया। राइट, ठीक है, तो देखिए बोर्ड साहब ने बेसिकली मोटा मोटी तीन जो है ना अपना जो है ना ये पोस्टुलेट्स दिए थे। राइट, पोस्टुलेट्स उनका मानना ये वो उन्होंने बोला था, पहला जो था कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करते हैं। राइट, उसकी वेलोसिटी लेट से v1 माना और इसकी रेडियस rn, ऑर्बिट की रेडियस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्रोवाइड करने वाला है, कौन सा? इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस के बीच में, वो बैलेंस कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। राइट, ये वाला इक्वेशन आ गया। राइट, आर एन है रेडियस ऑफ ऑर्बिट, एम है मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जेड है एटॉमिक नंबर। राइट, एटॉमिक नंबर। ठीक है, बोर क्वांटाइजेशन, बोर क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल बोलो, बोर क्वांटाइजेशन रूल बोलो। राइट, इसमें ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, हर एक जगह मूव नहीं करता है। राइट, इलेक्ट्रॉन्स हर एक जगह मूव नहीं करते। इलेक्ट्रॉन्स उसी ऑर्बिट में मूव करता है जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होता है h डिवाइड बाई 2 पाई के। राइट, तो उन्होंने ये बातें बताई कि एंगुलर मोमेंटम L इक्वल्स टू mvr होता है, mvn rn n h डिवाइड बाई 2 पाई, वेयर n की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 5। राइट, ये फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करती है। अगर इलेक्ट्रॉन इस फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करती है तो वो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट नहीं करती है ना, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट नहीं करते। ठीक है, चलिए फिर जब तीसरा जो पोस्टुलेट था, बोलता है एनर्जी एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। जब एनर्जी इलेक्ट्रॉन का तभी जो है ना चेंज होता है जब वो या तो डी एक्साइट होगा लोअर ऑर्बिट में या फिर एक्साइट होगा अपर ऑर्बिट में। डी एक्साइट होगा तो कुछ एनर्जी को क्या करेगा? एमिट करेगा, वही आपको रेडिएशन के फॉर्म में मिलेगा। उसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी और वेवलेंथ की वैल्यू आप निकाल सकते हो। अपने को पता है एच न्यू इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा, वही ई एन टू माइनस ई एन वन, मतलब इसके बीच में जो डिफरेंस है ना, ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है एनर्जी के लेवल, उसको एच सी डिवाइड बाई लेमडा से कंपेयर कर दीजिए, वहां से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। या फिर इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी गेन करता है कोई भी एक्सटर्नल सोर्स से, तब जाके ये क्या करेगा? इस वाले ऑर्बिट से इस वाले ऑर्बिट में जंप करेगा। राइट, ओके। अब देखिए कैलकुलेशन, ये सब रेडियस कितना होगा किसी भी पार्टिकुलर ऑर्बिट का जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, कितने स्पीड से मूव कर रहे हैं, कितनी एनर्जी होगी। राइट, वो सब का जन कैलकुलेशन यहाँ पे किया गया है। राइट, अच्छा, जो बोर्ड ने ये सब चीजें किया था वो सिंगल स्पेसीज, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज के बारे में किया, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेसीज के बारे में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया। राइट, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब है जैसे कि हाइड्रोजन वाला, हाइड्रोजन में सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है। एच ई प्लस अगर आप लेते हो एटम्स, उसमें भी है ना एच ई प्लस लिया तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन से ही उसमें है। एल आई प्लस प्लस है ना, ये सब जो है स्पीसीज के लिए वैलिड, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले स्पीसीज है उसके लिए। ठीक है, तो रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट ये होता है।
ये दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से ये आर एन की वैल्यू आती है, ये आती है ना, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर एम, राइट। इसको आप सॉल्व करते हैं तो 0.53 एन स्क्वायर डिवाइड बाय जेड आता है, एंगस्ट्रम में इसकी वैल्यू आती है, राइट। अच्छा, ये बातें भी आप ध्यान में रखना कि जो आर जो होता है मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर क्वेश्चन में ऐसा भी दिया जा सकता है कि मास जो है 2 टाइम्स कर दिया, 4 टाइम्स कर दिया तो रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आपको ध्यान में रखना है, राइट। लेकिन वेलोसिटी अगर कैलकुलेट करते हैं, वेलोसिटी मास पे डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है। मास को 5 टाइम्स करो, 6 टाइम्स करो, राइट, तो कोई एक इमेजिनरी चार्ज ले लिया, ऐसा बोल देगा 6 टाइम्स मास कर दिया तो वेलोसिटी क्या इफेक्ट पड़ेगा, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ चार्ज क्या होता है, चार्ज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है ना, ये बातें ध्यान में रखना, ठीक है। फिर जाकर आपको कितने से वो एंगुलर वेलोसिटी की स्पीड कितना होगी उसकी वी एन डिवाइड बाय आर एन कर देंगे, वी एन यहाँ से आ गया, आर एन यहाँ से आ गया, डिवाइड करेंगे तो ये आपको कुछ रिलेशन आपको देखने को मिलेगा, जेड स्क्वायर डिवाइड बाय एन क्यू, टाइम पीरियड चाहिए थे, एन क्यू डिवाइड बाय जेड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, टोटल एनर्जी कितनी होगी किसी भी इलेक्ट्रॉन्स किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो एक तो पोटेंशियल एनर्जी होगा, दूसरा काइनेटिक एनर्जी होगा। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी आप जोड़ोगे तो ये इतना वाला टर्म आता है, और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो -13.6 जेड स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर, इसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है, राइट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। इसमें भी आप याद रखना कि जो टोटल एनर्जी होता है, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू होता है निगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू यू एन बाई टू, मतलब हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मैग्नीट्यूड बाय टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है, राइट। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 2 टाइम्स होता है टोटल एनर्जी का, राइट, 2 टाइम्स होता है। तो ये वाला रिलेशन आपको ध्यान में रखना है। और इसमें एनर्जी होता है प्रोपोर्शनल टू मास, होता है चार्ज के मतलब रेज टू पावर 4 के प्रोपोर्शनल होता है, राइट। ये भी बात है आपको ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखो, -13.6 जगह पर आप माइनस ऑफ आर एच सी भी लिख सकते हैं, जेड स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर, है ना। आर एच सी की वैल्यू 13.6, इसलिए यहाँ से आर की वैल्यू आ गई 1.097 10⁻⁷, राइट। इसको कई बार लोग अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁷ भी यूज करते हैं सिंपल कैलकुलेशन के लिए, 10⁻+7, राइट, आर की वैल्यू। इसको रेड वर्ग कांस्टेंट बोला जाता है, राइट, रेड वर्ग कांस्टेंट, ठीक है। एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, कोई भी हाइड्रोजन लाइक एटम है, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले जो भी स्पीसीज है उसका जो है, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड इस लेवल यहाँ से इंफिनिटी तक लेवल बना दिया, राइट। एन इक्वस टू वन, एन इक्वस टू वन को ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं, राइट। एन इक्वस टू टू को सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट, फोर्थ स्टेट, एंड इस तरह से आपको स्टेट है, एन इक्वस टू वन टू फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। लेकिन इसको फर्स्ट को ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, ये n इक्वस टू टू को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, n इक्वस टू थ्री को सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, क्योंकि एक्साइट यहां से होगा तो पहला तो एक्साइटेड स्टेट तो यही होगा, इसलिए इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। ये जो होता है ये इसको सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है ना, इसको रट लो, वही यहाँ पे लिखा हो रट लो, ठीक है, रट लेना है आपको। ये मतलब है ना, फास्ट अगर कैलकुलेशन करना तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा, जेड की वैल्यू यहाँ पे आप रखते हैं, जो हाइड्रोजन अगर रखें जेड की वैल्यू 1 रखें तो पहली जो है आपकी जो फर्स्ट जो ऑर्बिट है उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। सेकंड के लिए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड के लिए -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से जो इन्फिनिटिव जो ऑर्बिट है उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। ये भी याद रखना, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं फर्स्ट को, एन इक्वल टू टू को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एन इक्वल टू थ्री को सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अब बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, किसी भी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को अगर आपको रिमूव करना है, राइट, तो उसको जितना एनर्जी आपको देना है उस एनर्जी को बोला जाता है कि बाइंडिंग एनर्जी, राइट। मान चलो कि ये वाला सेकेंड से अपने को अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो आपको कितना एनर्जी देना चाहिए, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देंगे एच के लिए, हाइड्रोजन लाइक एटम, मतलब हाइड्रोजन को अगर आप जो है रिमूव करना है सेकेंड एन इक्वल टू टू से, तो आपको कितना एनर्जी देना पड़ेगा, बाइंडिंग एनर्जी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, दूसरा होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या है, आपके ग्राउंड स्टेट में पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन से उसको रिमूव करने के लिए कितना एनर्जी दोगे तो वो रिमूव होगा, कितना एनर्जी दोगे, तो -13.6, राइट। तो आयोनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट से रिमूव करने की जितना एनर्जी देना पड़ती है उसको अपना बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का नेक्स्ट अपन देखें, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन, एक्साइटेशन ऑफ एटम्स कैन बी परफॉर्म बाय टू प्रोसेस, राइट। एक तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन्स, फोटॉन्स को फोटॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो उसके बाद एक्साइटेशन होता है, राइट। या फिर कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के कॉलिजन से या फिर एटम्स के कॉलिजन से भी एक्साइटेशन होता है, ठीक है। अब मान चलिए कि आपको n इक्वल टू 1 में इलेक्ट्रॉन है, n इक्वल टू
थ्री में भेजेंगे, एन इक्वल टू थ्री में भेजेंगे, तो इसको एनर्जी कितना देना पड़ेगा? तो ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है एनर्जी का, राइट, डिफरेंस, जैसे कि एच एटम के लिए क्या हो जाएगा, -13.6 -1.51, एंड एन इक्वल टू 1 से 3 में भेजना है, तो कितना एनर्जी इसको मिलना चाहिए? तो आपको इसमें माइनस करोगे तो आपको पता चलेगा 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी आप दोगे तो ये क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके किस में चला जाएगा, एन इक्वल टू 3 में वो जंप कर जाएगा। इससे थोड़ी सी भी कम एनर्जी रहेगी या फिर थोड़ी सी ज्यादा भी रहेगी तो वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा उस एनर्जी को, राइट, और वो एक्साइट नहीं होगा। इक्वल अमाउंट, एग्जैक्ट इक्वल अमाउंट में एनर्जी चाहिए जितनी इसके बीच में रिक्वायरमेंट है उसको, राइट, ठीक है। लेमडा ऑफ इमीडिएट रेडिएशन, तो लेमडा कैसे, अब मान चलो कि अभी तो यहाँ तो एब्जॉर्ब किया ना, अगर ये यहाँ से इधर की ओर आ रहा है तो इसका मतलब वो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, वही आपको, है ना, देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये लोअर अर्थ और मतलब लोअर ऑर्बिट में आ रहा है, राइट, लोअर ऑर्बिट में आ रहा था, ये क्या कर रहा है, ये कुछ एनर्जी को रिलीज कर रहा है, वही रिलीज एनर्जी आपको वेवलेंथ के फॉर्म में क्या देखने को मिलेगा, राइट। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, ये एच सी डिवाइड बाई लेमडा, इसके बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है, राइट, उसके बराबर कर देंगे ई एन टू माइनस ई एन वन, है ना, मान चलो कि एन इक्वल टू ये वन है, एन इक्वल टू टू है, तो इसके बीच में जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है एच सी डिवाइड बाई लेमडा से कंपेयर कर दो, राइट। अच्छा, इसको इस वाले फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वन बाय लेमडा इधर रख लो और यहाँ से एच सी से डिवाइड कर दो आप, तो आर जेड स्क्वायर वन डिवाइड बाई एन वन स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई एन टू स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। ई एन टू को लिख सकते हैं ना, माइनस ऑफ 13.6 जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एन वन स्क्वायर, ठीक। फिर इसी को इसको भी लिख सकते हैं -13.6 जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एन टू स्क्वायर, राइट। तो ये वाला भी फॉर्मूला बहुत काम का है, राइट। डायरेक्ट अगर आपको वेवलेंथ इस तरह से निकालना है, कौन सा स्टेट से कौन सा स्टेट में आ रहा था, सीधा वैल्यू पुट कर लिए, आर का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे 10⁻⁷, ठीक है। जेड जो भी एटम्स रहेंगे, राइट, हाइड्रोजन रहेगा उसके लिए 1 और हीलियम रहेंगे इसके लिए 2, उस तरह से यहाँ पुट करेंगे, और जिस भी स्टेट से आ रहे हैं, राइट, उस वाले मतलब डी एक्साइड हो रहे हैं वो वाला स्टेट आपको यहाँ पे रख देना, ठीक है, आ जाएंगे लेमडा के वैल्यू, ठीक है। शॉर्टकट तरीके में क्या होता है, 12,400, 12,400 डेल्टा ई, ये क्या है, ई एन टू माइनस ई एन वन, डेल्टा ई ही तो है, और एच सी की जगह जगह पे क्या लिख दिया, 12,400 इक्वल टू लेमडा, तो लेमडा का वैल्यू 12,400 डिवाइड बाई डेल्टा ई, मतलब ये दोनों को सॉल्व करके यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया है, राइट, ठीक है। उसी तरह से डेल्टा ई निकालना तो 12,430 डिवाइड बाई लेमडा, ये सब एंगस्ट्रम में डालेंगे, और ये सब, ये डेल्टा ई क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। During the collision, if the kinetic energy not sufficient to excite the atoms, collision will be elastic। अच्छा, ये भी मैं बात बोला था ना कि दो तरह से कर सकते हैं, मतलब है एक्साइटेशन, या तो एब्जॉर्प्शन से, दूसरा कॉलिजन के थ्रू। तो बोलता है कि दो एटम्स या फिर दो इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड कर रहे हैं तो उसकी एनर्जी, लॉस इन एनर्जी इतनी होनी चाहिए कि दो एक्साइटेड स्टेट के बीच की एनर्जी के बराबर होना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं है तो उस वाले कॉलिजन को अपन बोलेंगे इलास्टिक कॉलिजन, राइट। अगर वो एग्जैक्ट दोनों के एनर्जी लेवल के गैप के बराबर हो जाए, है ना, जैसे इस वाले केस में देखो गैप के बराबर कितना है, 1 से थर्ड में लेके जाना है 12.09, राइट, एग्जैक्ट 12.09 अगर होता है ना, 1 से थर्ड में एक्साइटेड कर रहे हैं तो तब जाके, जैसे देखो 1 से 4 में लेके जाएंगे 12.75 होता है, तो 1 से 4 में एक्साइट करना तो 12.75 की एनर्जी होनी चाहिए, वो अगर है तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा 1 से 4 में, तो उस वाले जो कोलिजन को अपना बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन या फिर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, मतलब एब्जॉर्ब अगर कर पाता है, एग्जैक्ट एनर्जी है तो एब्जॉर्ब करेगा, तो उस वाले कोलिजन को बोलेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, राइट। अगर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता तो उसको बोलेंगे इन, सॉरी, इलास्टिक कोलिजन बोलेंगे, ठीक है। अब नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, राइट, जैसे मान चलो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स डी एक्साइड होकर इधर की ओर आ रहा है, राइट, कहीं से इन्फिनिटी, कहीं से अगर फर्स्ट वाले ऑर्बिट में, मतलब जो है ना एन इक्वल टू वन में अगर है ना इलेक्ट्रॉन आए, राइट, डी एक्साइड करे, तो उस वाले सीरीज देखो, इन्फिनिटी मान चलो कि यहाँ फर्स्ट पे आ रहा है, या फिर इन्फिनिटी जस्ट इधर वाला, इसके जैसे ऊपर वाले से आ रहा है, इससे ऊपर वाले से, इससे ऊपर, कहीं से भी अगर इस वाले इस पे आए, फर्स्ट पे आए, तो उसको अपना बोला जाता है सीरीज को लाइमन सीरीज बोलते हैं ना। उसकी वेवलेंथ भी लिखे 910 एंगस्ट्रॉम से 1220 एंगस्ट्रॉम के बीच में उसकी वेवलेंथ लाई करती है, ठीक है। अच्छा, जो इन्फिनिटीज आती है यहाँ पे फर्स्ट पे, है ना, इन्फिनिटीज फर्स्ट पे जो आती है उसको बोला जाता है सीरीज लिमिट, है ना। सीरीज लिमिट मतलब सीरीज लिमिट की वेवलेंथ कम होती है, एनर्जी मैक्सिमम होता है, राइट, क्योंकि इन्फिनिटी और इसके बीच में जो अगर आप डिफरेंस देखोगे तो एनर्जी का मैक्सिमम एनर्जी होता है, राइट, तो इसको सीरीज लिमिट बोला जाता है, राइट। अच्छा, फिर कहीं से भी अगर सेकेंड एन इक्वल टू टू पे आए, एन इक्वल टू टू पे आए, तो उसको अपना बाल्मर सीरीज में रखते हैं ना। बाल्मर सीरीज का जो भी वेवलेंथ होते हैं वो विजिबल रीजन में लाई करता है ना, विजिबल रीजन में लाई करता है, उसकी वेवलेंथ की वैल्यू 3650 एंगस्ट्रॉम से
656 एंगस्ट्रॉम होता है, राइट? 656, ये विजिबल रीजन में पूछते हैं कई बार, आप ध्यान में रखना इसको। ठीक है, कहीं से भी अगर थर्ड पे आए तो पास्टन सीरीज में होता है, कहीं से अगर फोर्थ में आए तो ब्रैकेट सीरीज में होता है, सिमिलरली कहीं से फिफ्थ में आए तो उसको फंड सीरीज बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, ये अब देखिए, ये यहीं पे यही लिखा था अल्फा, मतलब इन्फिनिटीज कहीं वन पे आएगा तो उसको सीरीज लिमिट बोलेंगे ना। इन्फिनिटीज कहीं इन्फिनिटीज यहाँ पर भी सेकंड पा रहे तो इसको सीरीज लिमिट बोलेंगे, राइट? सीरीज लिमिट बाल्मर के लिए होगा, पास्टन के लिए, सबके लिए सीरीज लिमिट होगा, क्या है ना। कहीं से थर्ड पे आ जाए तो इन्फिनिटी से थर्ड पे आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? इन्फिनिटी से थर्ड पे आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? सीरीज लिमिट। उसके बाद इस तरह से ब्रैकेट में भी इन्फिनिटी से इस पे आए तो उसको क्या बोलेंगे? सीरीज लिमिट बोलेंगे, क्योंकि उसकी एनर्जी मैक्सिमम होती है। चलिए, अब नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस व्हेन डी एक्साइटेड फ्रॉम एन टू इक्वल्स टू वन। कहीं से मतलब कोई भी ऑर्बिट है, यहाँ से एन इक्वल्स टू टू से एन इक्वल्स टू वन में अगर है ना, ये आ रहे हैं, राइट? बीच में और भी ऑर्बिट है, तो ये कुछ इस तरह से जंप करता हुआ आ रहा है, या फिर इसमें जंप किया और यहाँ पे आ गया डायरेक्ट। तो ये कितने तरह के स्पेक्ट्रल लाइंस होंगे, तो उसको कैलकुलेट करने की जनरल फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, एन टू माइनस एन वन प्लस वन, एन टू माइनस एन वन डिवाइड बाई टू, राइट? अब मान चलिए कि कहीं एन टू इक्वल्स टू एन से एन इक्वल्स टू वन पे आ रहे हैं, एन इक्वल्स टू वन, एन वन इक्वल्स टू वन पे आ रहे हैं, तो नंबर कितना हो जाएगा? एन इंटू एन माइनस वन बाई टू, एन इंटू एन माइनस वन बाई टू हो जाता है, राइट? ठीक, मान चलो कि किसी थर्ड से आ रहे हैं, थर्ड से आ रहे हैं तो कितने स्पेक्ट्रल लाइंस होंगे? यहाँ थ्री आप पुट करोगे तो सीधा वैल्यू आ जाएगा, थ्री इंटू थ्री माइनस वन बाई टू, कितना आ जाएगा? थ्री स्पेक्ट्रल लाइंस, राइट? कहीं से मान चलो थ्री से वन पे नहीं आ रहे, कहीं बीच में है ना, सिक्स से कहीं फोर्थ पे आ रहा है, तो आपको क्या रखना पड़ेगा? एन टू इक्वल टू सिक्स, ये फोर, ये सिक्स, ये फोर, ये कैलकुलेट करोगे तो आपको नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा, एटम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द डी एक्साइटेशन। एटम्स अगर डी एक्साइट होते हैं तो क्या होता है कि अपने जो डी एक्साइट होने के बाद हाइड्रोजन एटम्स है कुछ, राइट? ये इधर की ओर भागेगा, राइट? वेवलेंथ इधर की ओर छोड़ा, तो वेवलेंथ छोड़ा तो एच डिवाइड बाई लेमडा होता है, एच डिवाइड बाई लेमडा ही तो होता है, कौन सा? मोमेंटम। ठीक है, ये एम इंटू वी से इधर की ओर जा रहा है, इसका मास लेट से एम है, तो वी रिक्वायल, तो वी रिक्वायल अगर पूछता है तो आपको मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, वी रिक्वायल इक्वल्स टू, मतलब दोनों को इक्वेट कर दिया, एच लेमडा इक्वल्स टू एम इंटू वी रिक्वायल, तो आपको यहाँ से वी रिक्वायल की वैल्यू आ जाएगी एच डिवाइड बाय लेमडा एम। ठीक है भाई। अच्छा, बोर क्वांटाइजेशन रूल फ्रॉम द डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट। तो देखिए, ये जो है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव नेचर शो करता है, तो ये इस तरह से मूव कर रहा होगा, तो यहाँ पे कितने वेव बन रहे हैं, है ना, वन टू, ये यहाँ से यहाँ तक एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच वेव बढ़ रहे हैं, इसका मतलब टू पाई आर, इसका जो सरकमफेरेंस होगा टू पाई आर इक्वल्स टू फाइव लेमडा लिख दिया, उसी उसी को जनरलाइज कर लिया, टू पाई आर इक्वल्स टू एन इंटू लेमडा, राइट? ये भी कई बार पूछते हैं, आपको ध्यान में रखना। ठीक है, कुछ ड्रॉबैक्स थे किसके, जो बोर्ड का जो मॉडल था उनका कुछ ड्रॉबैक था ना। वो ड्रॉबैक क्या था कि ये मल्टीपल, जैसे देखो ये, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड, राइट? तो ये चीजों को उसने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, राइट? उन्होंने, इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ द मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स, राइट? जैसे कि सिंगल इलेक्ट्रॉन्स के लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के बारे में पूरा जो है ना, ये सब जो देखो इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना, इसी के बारे में इन्होंने कैलकुलेशन करके बताया था, राइट? मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नहीं, है ना। वायलेट हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वायलेट करता है, राइट? ठीक है, इट डज नॉट काउंट वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। वेव नेचर, क्योंकि यहाँ से मूव कर रहा होगा तो ये तो वेव बनाते हुए जा रहा होगा, उनको जो है ना, ये बातें जो है ना, उन्होंने इसको इंक्लूड नहीं किया था अपने उसमें थ्योरी में, राइट? तो ये सब चीजें क्या था, उनके ड्रॉबैक में आते थे, राइट? ठीक है, हालांकि ड्रॉबैक में आने के बाद भी बहुत सारी बातें पता चली थी, राइट? समझे? और जो फर्दर जो डेवलपमेंट का एक तरह से सीड्स को रख दिया गया था उस टाइम। ठीक है, तो ये था आपके पास एटम्स का। अब इसके बाद जो एक्सरे वाला सेक्शन उसको देखेंगे। ठीक है, होप आपको ये पसंद में आया होगा। अगर कहीं पे दिक्कत आती है तो मेरे को कमेंट में बताइए, मैं आंसर जरूर दूंगा उसका। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।